कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम क्यों इंडियन स्टेट पर लगा रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये सबसे अहम सवाल ये कि क्या वजह है इस साल तीन बड़े खालिस्तानी लीडर इंडिया से बाहर हलाक हो चुके हैं। इनमें हरदीप सिंह शामिल हैं कनाडा में, जिनको जून में हलाक किया गया। परमजीत सिंह शामिल हैं, जिनको पाकिस्तान में हलाक किया गया। और इसके बाद यूके के अंदर अवतार सिंह पुरस्कार तौर पर अपने घर में मरे हुए पाए गए, उनकी लाश मिली। क्या वजह है खालिस्तानी इन लीडर्स के खिलाफ इंडियन एजेंसीज तेजी से हरकत में आ रही हैं, इंडियन एजेंसीज तेजी से कार्रवाई कर रही हैं? क्या खालिस्तानी तहरीक इंडियन स्टेट के लिए एक थ्रेट बनने जा रही है? क्या खालिस्तानी तहरीक को खुद इंडियन पंजाब के अंदर से भी रिस्पांस मिल रहा है? क्या है ये खालिस्तानी तहरीक? क्या हो सकता है इस खालिस्तानी तहरीक का मुस्तकबल? किस तरह ये इंडियन स्टेट के लिए चैलेंज बन रही है? क्या इंडियन स्टेट इस चैलेंज को कंट्रोल कर पाएगी, या फिर खालिस्तानी तहरीक को कुचलना अब इंडियन स्टेट के लिए मुमकिन नहीं होगा? ये सब कुछ हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज रीथिंक विद उमर जावेद में। पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। इस वक्त दुनिया भर में कनाडा और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर जो दरार आई है, इसको लेकर दुनिया भर में तबसरे तज्जिए किए जा रहे हैं। इस सब का जो एक अभी एक्सीडेंट जो ट्रिगर हुआ जून में, वो खालिस्तानी लीडर थे जिन पर मुबीना तौर पर भारत का ये इल्ज़ाम है, इंडियन का ये इल्ज़ाम है कि ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स चला रहे थे कनाडा में बैठकर, और इंडिया के अंदर कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। यानी इंडिया इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन कनाडा में ये तहरीक चला रहे थे खालिस्तान की। वहाँ जो सिख फॉर जस्टिस है, उस प्लेटफॉर्म के तहत जो रेफरेंडम भी कनाडा में इस तरह हुए हैं। कनाडा के साथ साथ इस वक्त जो खालिस्तानी है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस सब की वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो इंडियन पंजाब है, जिसके लिए बुनियादी तौर पर यह सारी स्ट्रगल की जा रही है, क्या वहाँ से भी ऐसा रिस्पांस आ रहा है? ये जानने के लिए, समझने के लिए हम बिल्कुल ब्रीफ एक ओवरव्यू करते हैं खालिस्तानी मूवमेंट का। खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, ये यहाँ अब तक कैसे पहुंची, क्यों ये इंडिया से बाहर ज़्यादा एक्टिव हो रही है? खालिस्तानी मूवमेंट का मुख्तसर पस मंज़र हम देखें तो पंजाब में सिख एम्पायर जो 1799 से लेकर 1849 तक कायम की गई, और महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इनके तहत ये एक सिख एम्पायर जिसको कहा जाता है, ये सिखों का जो अपना एक एम्पायर थी, ये कायम हुई। अब ये कितनी बड़ी एम्पायर थी जो 1849 तक रही। 1799 से बाद में इसमें यानी इस एम्पायर ने मुख्तलिफ इलाके अपने तहत करने शुरू कर दिए, और जब ये अपने अरूज पर थी 1849 से पहले महाराजा रणजीत सिंह के दौर में, तो एक तरफ इसके शुमाल में यानी नॉर्थ में गिलगित तक के इलाके, जनूब में साउथ में सिंध के डेजर्ट्स, मगरिब में खैबर पास के इलाके यानी अफगानिस्तान के भी कई इलाके इससे शामिल थे। और इसके साथ साथ जो ये बाकी जो इलाके जो आज के पंजाब के इलाके हैं, ये तो शामिल थे ही थे। सुतलज तक यानी अवध की रियासत तक, सुतलज के दरिया से आगे अवध की रियासत तक इसकी जो है वो सिख एम्पायर थी। यानी मुख्तसर तौर पर हम समझना चाहें, जो आज का पंजाब है, इंडियन पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब है, आज का गिलगित बल्तिस्तान है, आज का जो कश्मीर है, आज का जो KPK है, आज के कुछ जो KPK से आगे बॉर्डरिंग इलाके हैं अफगानिस्तान के कुछ इलाके हैं, ये सब इस सिख एम्पायर का हिस्सा थे। महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पर हुकूमत करते थे, और यहाँ पर एक क्रेडिट एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में देना चाहूँगा महाराजा रणजीत सिंह के दौर में, कि ये पूरी एम्पायर में जो सिख थे, इनकी आबादी 10% के लगभग थी। यानी अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई सिख नेशनलिस्ट एग्जैजरेट करता है तो वो ज़्यादा यही कहता है कि जी कुल आबादी का 14% थे, कुछ कहते हैं कि 15% थे, इससे ऊपर कोई नहीं कहता। लेकिन जो न्यूट्रल गैर जानिबदार जराए हैं, उनके मुताबिक सिर्फ 10% सिख थे इस सिख एम्पायर में। जब खुद सिख यहाँ हुकूमत कर रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह यहाँ हुकूमत कर रहे थे, इसके बावजूद रणजीत सिंह के दौर में
किसी कौम के खिलाफ जिनोसाइड नहीं किया गया। उनके दौर में यहाँ मुसलमान भी सुख चैन से रह रहे थे, हिंदू भी रह रहे थे, बाकी मजहब के मानने वाले भी रह रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह ये बात जानते थे कि उनके गुरुओं के साथ जहांगीर ने क्या सलूक किया है, औरंगजेब के दौर में गुरुओं के साथ क्या सलूक हुआ है, गुरु अर्जन साहब के साथ क्या हुआ है, गुरु तेग बहादुर साहब के साथ क्या हुआ है। यार ये जानते थे कि मुसलमानों के, यानी मुसलमान नहीं कहना चाहिए, मुगल दौर में जहांगीर और औरंगजेब के दौर में गुरुओं के साथ क्या सलूक हुआ है। उसके बावजूद रणजीत सिंह के दौर में मुसलमानों के खिलाफ कोई जिनोसाइड नहीं किया गया। मुसलमानों को अपने मजहब के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, अपने तर्ज ज़िंदगी जिस तरह वो गुजारना चाहते थे उसकी मुकम्मल आज़ादी थी। बल्कि रणजीत सिंह के कई मिनिस्टर्स, ऊपर के रैंक के जो आला ओहदेदार, जनरल्स भी मुसलमान थे। तो ये क्रेडिट एक जाता है रणजीत सिंह को, जिस वजह से रणजीत सिंह को पूरी दुनिया मानती है कि इक़्तिदार में आने के बावजूद उन्होंने किसी और कौम, किसी और मजहब के मानने वाले के खिलाफ कोई जेनोसाइड नहीं कराई। 1849 में जब अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करते हैं तो जाहिर बात है ये पूरी एम्पायर टूट जाती है, जो सिख एम्पायर थी वो टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह के बेटों को इंग्लैंड भेज दिया जाता है ताकि ये किसी किस्म की थ्रेट ना बने। और फिर हम देखते हैं कि पंजाब बरह रास्त अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाता है। अब सिख सबकॉन्शियस में, सिखों के लाशऊर में एक बात थी कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने 1849 में हमसे ये पूरा पंजाब की जो सिख एम्पायर ली थी, जब अंग्रेज़ जाएगा तो हमें ये एम्पायर, यानी ये तमाम इलाके उसी सूरत में वापस मिलेंगे। इस दौरान अंग्रेज़ों के दौर में सिखों के अंदर कई मूवमेंट्स भी आई। 1870 में सिख सभा मूवमेंट बड़ी एक्टिव हुई। उसके बाद फिर इस सिख सभा मूवमेंट के बाद 1920s में श्री मुनि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, 1920 में अकाली दल बनी। ये सारी सिखों के जो मजहबी राइट्स थे, जो उनके रिलीजियस राइट्स थे, कल्चरल राइट्स थे, उसके लिए यानी सिख सरगर्म हो चुके थे। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई, उससे सिख जो लीडर्स थे बड़े मायूस हुए, सिख रहनुमा काफ़ी हद तक मायूस हुए, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट में सिखों की एम्पायर, सिखों की रियासत, सिखों के हकूक़ के हवाले से कोई बात नहीं की गई थी। बल्कि एक बात की गई थी कि एक यूनाइटेड इंडिया होगा जिसमें हर किसी को बराबर के राइट्स मिलेंगे, हर कौम को बराबर के राइट्स मिलेंगे। इसमें यानी सिखों के लिए कुछ ख़ास नहीं रखा गया था। सिख इससे खैर काफ़ी हद तक मायूस भी हुए। लेकिन 1945-46 में जब पाकिस्तान का मुतालबा तेज़ी के साथ आगे बढ़ा था, पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ी थी, मुस्लिम लीग ने इलेक्शन भी जीते इस बुनियाद पर, यानी पाकिस्तान की डिमांड पर, तो सिखों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। मुश्किलात क्यों पैदा होना शुरू हो गई कि सिख जानते थे अगर पार्टीशन हुई तो फिर वो पार्टीशन होने की सूरत में भी वो अक्सरियत में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो 1941 का सेंसस था, 1941 की मर्दमशुमारी थी, उसके मुताबिक पंजाब में मुसलमान 53% थे, अक्सरियत में थे, हिंदू 30% थे और सिख सिर्फ 15 यानी 15% थे। और ये जो सिखों की 15% पूरे पंजाब में आबादी थी, ये भी स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी, यानी ऐसी नहीं थी कि एक मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स का एक साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स इल्हाक है, यूनाइटेड चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सिख मेजॉरिटी में, ऐसा नहीं था। कुछ परसेंट लाहौर थे, कुछ अमृतसर थे, कुछ पटियाला थे, अंबाला थे, रावलपिंडी में थे, मुल्तान में थे, यानी स्कैटर्ड थे, किसी जगह मेजॉरिटी में नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट्स में मेजॉरिटी में नहीं थे सिख। तो ये उनके लिए एक बड़ा इशू था। अब पार्टीशन होने जा रही थी, तकसीम होने जा रही थी, और उस वक्त की जो सिख लीडरशिप थी, मास्टर तारा सिंह, ख़ास तौर पर मास्टर तारा सिंह, वैसे तो कांग्रेस के अंदर बलदेव सिंह भी शामिल थे, लेकिन मास्टर तारा सिंह सिखों के हकूक़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म थे। इनके साथ कांग्रेस ने वादे किए कई कि हम आपको राइट्स देंगे और सिख हमारे साथ आएंगे, उनको भरपूर उनके रिलीजियस राइट मिलेंगे, उनकी लैंग्वेज के, उनके कल्चर के, सिविलाइजेशन के। तो ज़रूरी बात है सिखों ने फिर यही फैसला किया इंडियन यूनियन में जाने का, इंडिया का हिस्सा बनने का। और 1947 की पार्टीशन में अगर हम देखें तो जो पंजाब का 62% इलाका था वो पाकिस्तानी पंजाब में आया, आबादी का 55% पाकिस्तान के हिस्से में आया, और जो सिखों के 150 यानी 150 150 मुकद्दस मकामात थे
जो गुरुद्वारे और बाकी मुक़द्दस मकामात थे वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आए। यानी तकसीम से सिखों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बल्कि अगर मैं कहूँ कि तकसीम से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ तो वो सबसे पहले पंजाबियों को इसका नुकसान हुआ। जो पंजाब की तकसीम हुई इसका नुकसान पंजाब के कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद फिर बंगाल को हुआ नुकसान। एनीवेज, अब 1947 के बाद सिख इस वादे के साथ, इस वादे पर भरोसा करते हुए कि उनको राइट्स मिलेंगे, राइट्स दिए जाएंगे, वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अब होता क्या है? होता ये है कि 1956 में जब इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्टेट्स बनाने की बात की जाती है, कांग्रेस का जो मंशूर रहा था कि हम ज़ुबानों की बुनियाद पर रियासतें बनाएंगे, किसी मज़हब की बुनियाद पर नहीं, अब ज़ुबानों की बुनियाद पर स्टेट्स बनने का, सूबे बनने का सिलसिला शुरू हुआ। तेलुगु बोलने वालों को तेलुगु आंध्र प्रदेश मिला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे सूबे वजूद में आना शुरू हो गए। लेकिन सिखों को पंजाबी अक्सरियत के सूबे बनाने से कांग्रेस की गवर्नमेंट, नेहरू जो है वो पीछे हटना शुरू हो गए। यानी एक लिहाज से वादा खिलाफी करना शुरू हो गए। तो सिखों ने एक बाकायदा तहरीक चलानी शुरू कर दी। तहरीक थी सिख सूबा मूवमेंट तहरीक। अब उस वक्त पंजाब को पेप्सो में रखा गया था। ये पेप्सो क्या था? पेप्सो था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के तहत जो आज का पंजाब है इसको चलाया जा रहा था। लेकिन सिखों की मूवमेंट बड़ी भरपूर अवामी ताईद हासिल करी थी। जो पंजाब के अंदर सिख थे, पंजाबी बोलने वाले लोग थे, बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रही थी। तो 1966 में फिर इंडियन स्टेट ने फैसला किया कि पंजाबियों की जो अक्सरियत है, जो अकालियों, जो सिखों की अक्सरियत है, इस पर मुश्तमिल एक सूबा बना दिया जाए जो इंडियन पंजाब का, फिर भारतीय पंजाब का सूबा आया जहां सिख अक्सरियत में थे। लेकिन ये सूबा बनाते वक्त ज़ाहिर बात है हरियाणा को अलग किया गया, हिमाचल को अलग किया गया, और हरियाणा और हिमाचल के कई पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को भी पंजाब से अलग कर दिया गया। सबसे बढ़कर चंडीगढ़ को, जो आज पंजाब और हरियाणा का जॉइंट कैपिटल है, इसको भी पंजाब से अलग कर दिया गया। इस पर भी सिखों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि चंडीगढ़ को क्यों, चंडीगढ़ और उसके इलाकों को पंजाब से क्यों अलग कर दिया गया है। इंडियन स्टेट का दावा था कि चंडीगढ़ में हिंदी स्पीकिंग बोलने वाले ज़्यादा है, जबकि सिखों का, और सिखों की बात जायज़ थी कि चंडीगढ़ तो पंजाब का इलाका रहा है सदियों से। यानी चंडीगढ़ बना शहर बाद में है, लेकिन चंडीगढ़ के जो इलाके हैं ये पंजाब के तारीखी तौर पर पंजाब के साथ नहीं है। तो ये एतराज़ ऐसे हैं जो आज तक चलते आ रहे हैं। अब होता क्या है? यानी ये पंजाबी मूवमेंट, पंजाबी सूबा तो मिल जाता है सिखों को, आधा अधूरा, एक बिल्कुल छोटा सा सूबा दे दिया जाता है। लेकिन सिख इसके साथ साथ अभी मजीद जो राइट्स हैं, जो उनके हकूक हैं, उसको लेकर वो मजीद अभी कुछ उनके मुतालबात होते हैं। जैसे जो पंजाब के दरियाओं का पानी है ये राजस्थान को और बाकी रियासतों को जा रहा है, भारतीय पंजाब को कम मिल रहा है। सेंटर से मजीद पंजाब को मजीद राइट्स मिलने चाहिए, लैंग्वेज के हवाले से राइट्स मिलने चाहिए, जो पंजाब के अंदर इकोनॉमिक सारी पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से राइट्स मिलने चाहिए। तो इस हवाले से 1973 में जो सिखों की जमात, अकाली दल और बाकी सिख ग्रुप्स हैं, ये एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन बनाते हैं 1973 में। अब ये आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो है ये सिखों को राइट्स को लेकर कई मुतालबात पेश करता है सेंटर के साथ। इसमें अभी इंडिया से मुकम्मल आज़ादी की बात नहीं की जाती, यानी खालिस्तान की बात नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ बात की जाती है कि सेंटर से पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए जाएं, पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए, पंजाब को उसके राइट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी इख्तियार दिया जाए। अब इस मूवमेंट के अंदर अकाली दल शामिल होती है, इसके अंदर बाकी सिख ग्रुप शामिल होते हैं, और ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर आगे चल रही होती है। 1974, 75, 76 के अंदर 77 तक ये आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन है, जो डिमांड है, इस डिमांड को मजीद मकबूलियत मिलना शुरू होती है। अब यहाँ पर कांग्रेस एक गेम करती है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक बड़ा गेम प्लान तैयार करती है। वो गेम प्लान क्या है? इस गेम प्लान के सबूत हमें किताबों में मिलते हैं, बल्कि ये किताबें दिखनी चाहिए पंजाब की हिस्ट्री के हर स्टूडेंट को। ख़ास तौर पर ये अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल, ये BBC के मार्क टेली ने और सतीश जैकब ने लिखी है। और उसके बाद द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी,
ये GBS सिद्धू ने किताब लिखी है। ये किताबें लाजमी पढ़नी चाहिए अगर हम ये सारा इशू समझना चाहते हैं इंडियन पंजाब का और खालिस्तानी तहरीक का। इन किताबों के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस ये गेम करती है कि पंजाब के अंदर चूंकि सिख सेंटीमेंट्स को अकाली दल पार्टी यूज कर रही है, जो एंटी कांग्रेस है वो पार्टी यूज कर रही है, और ये जो सिख सेंटीमेंट्स हैं बड़ी तेजी से मकबूल हो रहे हैं। कांग्रेस एक गेम करती है, वो कहती है कि अकाली दल के मुकाबले में कोई और सिख ग्रुप, कोई और सिख तंजीम ऐसी खड़ी की जाए जो अकाली दल से भी ज़्यादा रेडिकल हो। अब यहाँ पर एंट्री होती है खालिस्तान के खालिस्तानी लीडर या सिखों के बड़े लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाला की। अब जरनैल सिंह भिंडरावाला 1978 में जो सिखों का एक एजुकेशनल, एक सिविलाइजेशनल अदारा है दमदमी टकसाल, इसके वो हेड बनते हैं। और जरनैल सिंह भिंडरावाला दमदमी टकसाल के हेड बनने के बाद तेजी से पंजाब में एक्टिव होते हैं। सिख सेंटीमेंट्स को लेकर नौजवानों को ड्रग्स छोड़ने का कहते हैं, मॉडर्निज्म के खिलाफ सिखों को तालीम देते हैं, सिखों को 10 गुरुओं की तालीम की तरफ वापस लेकर आने की बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात पर अमल करने की बात करते हैं के साथ एंटी ब्राह्मण बात भंडारावाला। अब सिख सेंटीमेंट्स को उभारने के लिए जहां एक तरफ एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण बातें कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एंटी ननकारी लाइन भी लेते हैं। अब ननकारी कम्युनिटी वो है कि जिनको जो सिख कट्टरपंथी हैं वो अपने अंदर वो सिख नहीं मानते, क्योंकि ननकारियों का जो जिस तरह सिखों के यहाँ 10 गुरु साहिबान का तस्वर है, ननकारी इससे आगे बढ़ते हैं। वो बाद में भी 10 गुरुओं के बाद भी गुरुओं की बात करते हैं। ये इनका एक आइडियोलॉजिकल, एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है जिस बिना पर सिख पंथी उनको नहीं मानते। अब यहाँ पर जरनैल सिंह भिंडरावाला एंटी ननकारी भी अप्रोच लेकर चलते हैं, और अप्रैल 1978 में ननकारियों और सिखों के दरमियान एक बड़ा क्लैश होता है जिसमें कई सिख हलाक होते हैं जो जरनैल सिंह भिंडरावाला के हामी होते हैं। अब इसके जवाब में फिर 1980 में जो ननकारियों का लीडर होते हैं बाबा गुरबचन सिंह, इनको हलाक कर दिया जाता है। अब 1980s के बाद 1980 आते आते पंजाब के अंदर मिलिटेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके हामी मिलिटेंसी की तरफ आते हैं। 1982 आते आते 1982 में जहाज़ों को हाईजैक करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पंजाब के अंदर मिलिटेंसी की बाकायदा ड्राइव शुरू हो जाती है। पंजाब के अंदर एंटी जो सिख समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनके कत्ल शुरू कर दिए जाते हैं। जो प्रो हिंदू एलिमेंट होता है, जो एंटी सिख एलिमेंट है, इनको हलाक करना शुरू कर दिया जाता है। तो अब इस सब के चलते हुए 1983 में एक बड़ा, अक्टूबर 1983 में एक बड़ा घिनौना वाकया पेश आता है जब एक बस से हिंदुओं को उतारकर, बेगुनाह हिंदुओं को उतारकर हलाक कर दिया जाता है। अब सूरत हाल इस तरफ जारी होती है कि जिसको सिख स्टेट के लिए भी कंट्रोल करना, इंडियन स्टेट के लिए भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। इंडियन स्टेट को पता चल गया होता है, पता उसको ये दराक हो चुका होता है कि ये भूत, ये जिन जो हमने अपने लिए बनाया था, अपने लिए तैयार किया था, अब ये हमारे काबू में नहीं रहा, यानी जरनैल सिंह भिंडरावाला। तो अब सिख स्टेट फैसला कौन कार्रवाई का फैसला करती है, लेकिन इसके साथ दिसंबर 1983 में जरनैल सिंह भिंडरावाला एक बड़ा फैसला करते हुए अपने आप को, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जो मुकद्दस मुकाम है गोल्डन टेम्पल का, अकाल तख्त का, वहां पर वो शिफ्ट हो जाते हैं और वहां से बैठकर 83 के एंड में वहां से बैठकर वो स्टेट विद इन स्टेट का एक तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। जो उनके पास लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं करप्शन के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, वो वहां से अपने जरनैल सिंह भिंडरावाला अकाल तख्त से बैठकर, अमृतसर से बैठकर, ये एक तरह की एक डिफेक्टो हुकूमत जो होती है वो करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर बात है ये सूरत हाल इंडियन स्टेट के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इंडियन स्टेट को बाकायदा चैलेंज मिल रहा था पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाला की सूरत में। अब कांग्रेस का फैसला होता है ऑपरेशन करने का, मुकम्मल एक ऑपरेशन। तो 1 जून 1984 को ये ऑपरेशन किया जाता है। पंजाब भर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। अमृतसर और उसके अतराफ के इलाकों को बाकी पंजाब से काट दिया जाता है।
3 जून 1984 से लेकर 6 जून 1984 तक बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होता है, बड़ा ज़बरदस्त फाइट होती है इंडियन फोर्सेस की और जो अकाल तख्त के अंदर मौजूद जर्नैल सिंह भंडारावाला और उनके हामी होते हैं। इंडियन फौज इंदिरा गांधी को ये रिपोर्ट दे रही थी कि ये चंद घंटों का ऑपरेशन होगा, ये जर्नैल सिंह भंडारावाला और उनके चंद हामी चंद घंटों की मार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंदर से बहुत सख्त मुज़ाहमत हो रही होती है। इसकी वजह कई वजूहात में से एक अहम वजह यह है कि जनरल शाहबाग भी साथ दे रहे होते हैं जर्नैल सिंह भंडारावाला का। जनरल शाहबाग इंडियन आर्मी के एक इतने ज़्यादा माने हुए ब्रिलियंट अफसर थे कि बांग्लादेशी वार में इनको हीरो बनाया गया था। इंडिया ने इनको हीरो करार दिया था अपना, जनरल शाहबाग का। यह भी अंदर अकाल तख्त में जनरल सिंह भंडारावाला के साथ थे। लेकिन चूंकि सबके बावजूद इंडियन स्टेट की ताकत ज़्यादा थी, इंडियन फोर्सेस के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, तो ये 6 जून तक ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। जनरल सिंह भंडारावाला और उनके साथियों को जनरल शाहबाग समेत हलाक कर दिया जाता है। और फिर जब सिख कम्युनिटी ये देखती है जिस तरीके से उनके अमृतसर में मुक़द्दस मुकाम को, अकाल तख्त को, गोल्डन टेम्पल को जिस तरीके से फ़ौज ने तबाह की है, वो उससे सिख जो रिलीजियस सेंटीमेंट है बुरे तरीके से हर्ट होता है, डैमेज होता है। जिसका सबसे बड़ा इजहार फिर 31 अक्टूबर 1984 को उस वक़्त सामने आता है जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के जो 2 सिख बॉडीगार्ड्स होते हैं, जनरल बेनत सिंह और दूसरा जनरल सतवंत सिंह, ये इंदिरा गांधी को हलाक कर देते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद दिल्ली शहर में सिखों के ख़िलाफ़ एक बड़ा जेनोसाइड होता है, यानी आम मासूम सिखों को भी हलाक कर दिया जाता है, उनकी बस्तियों को, उनके घरों को घरों से निकाल कर हलाक कर दिया जाता है। सिख ख़वातीन को बड़े पैमाने पर रेप किया जाता है। कई हल्के दावा करते हैं कि 5000 से ज़्यादा सिखों को इस दिल्ली में जीनोसाइड में हलाक किया गया पुलिस की मदद के साथ। कई लोग कहते हैं 5000 से तादाद ज़्यादा है। जितना भी हो, बहरहाल दिल्ली में ये भयानक नवंबर 1984 का जो जीनोसाइड था, इसको आज भी सिख याद करते हैं कि किस तरीके से उनके मासूम मर्दों, ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों को जिस तरीके से हलाक किया गया, जिस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया। और इसके बाद फिर अक्टूबर 84 के बाद पंजाब में खालिस्तान ग्रुप्स, मुख्तलिफ छोटे बड़े खालिस्तान ग्रुप्स बाकायदा एक मुसल्लह तहरीक का आगाज़ करते हैं। पंजाब के अंदर 1995 तक ये मुसल्लह तहरीक रहती है। इस दौरान ये खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तानी जो तहरीक के मुख्तलिफ ग्रुप्स के सरकर्दा अफराद होते हैं, ये मुख्तलिफ तरीके से बदला लेते हैं इंडियन आर्मी के कुछ अफसरान को मारकर, ख़ास तौर पर इंडियन पंजाब पुलिस के उन लोगों को मारकर कि जिन्होंने भंडारावाला और बाद में सिखों के ख़िलाफ़, खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ इंडियन स्टेट का साथ दिया होता है। 95 के बाद इंडियन स्टेट काफ़ी हद तक मिलिटेंसी को कंट्रोल करती है। और इसके बाद जो सिखों की इलाकाई पार्टी अकाली दल है, जो प्रो फेडरेशन है, जो इंडिया से अलग नहीं होना चाहती, जो खालिस्तानी नहीं है, इसको वहाँ पर बार बार हुकूमत बनाने का मौका दिया जाता है। लेकिन अकाली दल पार्टी, इसके लीडर प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल, ये इंतहाई वहाँ पर करप्शन, वहाँ पर लूट मार, जराइम की सरपरस्ती, ड्रग्स की सरपरस्ती, इनका अपना ख़ानदान वहाँ पर ड्रग्स की सरपरस्ती करता है। करप्शन का बाज़ार गर्म हो जाता है, हर तरफ लूट मार का बाज़ार गर्म हो जाता है, जिस वजह से अकाली दल भी बुरे तरीके से नाकाम रहती है। फिर 2015 में सिखों की मुक़द्दस किताब की वहाँ बेहरमती के वाक़यात भी आते हैं। फरीदकोट के इलाके में सिखों के मुक़द्दस जो किताब समझी जाती है, उसकी बेहरमती के वाक़यात होते हैं। इसके बाद इस सारी सिनेरियो में जहाँ अकाली दल भी नाकाम रहती है, कांग्रेस भी नाकाम रहती है, तो वहाँ पर फिर मार्च 2022 में आप पार्टी को मौका दिया जाता है। आप पार्टी भी इन मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। लेकिन इसी दौरान यानी 2022 में एक नए करैक्टर की एंट्री होती है, अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह एक वारिस पंजाब दे। अब ये वारिस पंजाब दे तंजीम क्या थी? ये जो किसानों की मूवमेंट चली थी 2020 और 21 में, इस किसानों की तहरीक में जो किसानों के राइट्स के लिए सरगर्म ग्रुप्स थे वो पंजाबी थे। इन ग्रुप्स में जहां एक तरफ
सिख पंथी भी थे, यानी रिलीजियस सिख भी थे, वहीं जो पंजाब के लेफ्ट के ग्रुप हैं, पंजाब के कम्युनिस्ट, पंजाब के बाएं बाजू के ग्रुप्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फाल किरदार अदा कर रहे थे। और इस सिख तहरीक के दौरान पूरी दुनिया ने वो मंजर भी देखा जब 26 जनवरी 2021 को इंडिया के नई दिल्ली के लाल किले में, रेड फोर्ट में, जिस तरीके से खालिस्तानियों ने अपना परचम लहरा दिया था, इंडिया का परचम नीचे करके, एक पूरा इस सीन को पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। इस तहरीक से वारिस पंजाब डे की तंजीम की बुनियाद पड़ती है, जिसको दीप सिद्धू, जिसको फाउंड करते हैं दीप सिद्धू, इंडिया के पंजाब के माने हुए एक एक्टर रहे हैं, एक्टिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन अब ये पंजाब के हकूक को लेकर सरगर्म हो जाते हैं और सामने आते हैं। एक्सीडेंटली एक कार एक्सीडेंट में इनका हादसा होता है और ये हलाक हो जाते हैं। अब ये इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कई लोग कहते हैं इनको हलाक किया गया दीप सिद्धू को, चूंकि पंजाब के राइट्स की बात कर रहे थे, कई लोग कहते हैं वाकई एक्सीडेंट था। दीप सिद्धू के वारिस बनकर आते हैं अमृतपाल, और अमृतपाल देखते ही देखते पंजाब में जिस तरीके से अमृतसर के इलाके अजनाला में थाने पर हमला करके अपने हामी को छुड़ाते हैं, और पंजाब में फिर वो एक तहरीक चलाती हैं कि पंजाब के नौजवानों को ड्रग्स से दूर करने की, पंजाब के नौजवानों को सिख पंथ बनाने की, यानी सिखी की तरफ लाने की एक तहरीक चलाते हैं। उनकी तहरीक किसी हद तक मकबूल हो भी रही होती है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बड़े पैमाने पर। 80,000 से ज़्यादा पंजाब पुलिस, रिजर्व फोर्स, इंडियन आर्मी ये पंजाब में ऑपरेशन करती है और पंजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जहाँ तक ये कि इंडियन पंजाब में खालिस्तानियों की सूरत हाल की बात की जाए कि क्या पंजाब के अंदर खालिस्तानी सेंटीमेंट को लेकर क्या सूरत हाल है, तो उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि जो इंडियन पंजाब का इलाका संगरूर है, यहाँ पर जो लोकसभा है, यानी इंडिया का जो लोअर हाउस है जिसमें कौमी असेंबली होती है, उसमें जो संगरूर की सीट है, यहाँ के एमएनए हैं सिमरनजीत सिंह मान। अब सिमरनजीत सिंह मान लोकसभा की असेंबली सीट ये जीते हुए हैं संगरूर से, एलानिया खालिस्तानी लीडर हैं, एलानिया लोकसभा में खालिस्तान की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खालिस्तान की तहरीक पंजाब में बिल्कुल ही गैर मकबूल नहीं है, वरना ज़ाहिर बात है पंजाब से एक सीट निकालना लोकसभा की खालिस्तानी लीडर के, वो इतना आसान काम ना होता। अब ये सारा जो पंजाब की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, इस सब के असरात हो रहे हैं कनाडा में जो सिख मुकीम है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ जो सिख मुकीम है यहाँ पर असरात हो रहे हैं। ख़ास तौर पर कनाडा में इसके असरात हो रहे हैं, क्योंकि कनाडा की कुल आबादी का 2% जो है वो सिख है, यानी इंडिया से बाहर सबसे ज़्यादा सिख जहाँ मौजूद हैं वहाँ कनाडा में मौजूद हैं। और जो मैंने आगाज़ में बात की थी कि जस्टिन ट्रूडो क्यों ये इंडिया की स्टेट एजेंसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का, तो उसकी वजूहात है। एक तो सादा वजह ये है कि चूँकि हरदीप सिंह कनाडा के नेशनल थे, 1997 में वो इंडिया से कनाडा गए थे और बड़ी मुश्किल से उनको कनाडा की नेशनलिटी मिली थी। एक तो कनाडा के नेशनल होने की बुनियाद पर जस्टिन ट्रूडो को ये कहना पड़ा कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन की हलाकत को इस तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा इसके पीछे एक सियासी मकसद है। वो सियासी मकसद क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। जो कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी जो वहाँ की असेंबली जहाँ के अरकान ने चुनाव करना होता है प्राइम मिनिस्टर का, इस हाउस ऑफ जो कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसके टोटल अरकान की तादाद 338 है, 338 है। अब इस 338 में जिसके पास 169-70 होंगे वही प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी, इसके पास 338 में से 158 सीटें हैं, यानी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं है। इनको सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके पास 25 सीटें हैं। अब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर कौन है, इसको कौन लीड कर रहे हैं इस पार्टी को? जगमीत सिंह। जगमीत सिंह एक प्रैक्टिसिंग सिख हैं, एक खुद सिख रहनुमा है, प्रैक्टिसिंग सिख हैं, और इनकी पार्टी के जो 25 अरकान हैं उनकी वजह से जस्टिन ट्रूडो
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इनकी हमायत इस 25 जो अरकान हैं इनकी हमायत के बायस जस्टिन ट्रूडो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो जस्टिन ट्रूडो के लिए ज़ाहिर बात है सिख सेंटीमेंट का ख्याल करना एक सियासी मजबूरी भी है, सियासी तकाजा भी है। एक तो वैसे ही पंजाब में जिस मैंने कहा कि बड़ी तादाद में जो सिख वोटर है पॉलिटिकल हवाले से एक्टिव है, इकनॉमिक हवाले से एक्टिव है, और सबसे बढ़कर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर भी एक सिख है, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो अब देखना होगा खालिस्तान की तहरीक कहाँ जाती है, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर खालिस्तानी तहरीक क्या अपना असर छोड़ती है। यहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी है कि खालिस्तानी तहरीक को अगर मजबूत होना है, अगर मकबूल होना है, तो उसको अपने अंदर इंक्लूसिव अप्रोच लानी पड़ेगी, इंक्लूजन की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में देखा गया है कि सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर कोई तहरीक चलती है या कोई रियासत वजूद में आती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं ऐसा रह पाता। पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है जो 1971 में टूट गया। तो खालिस्तानी तहरीक अगर इंक्लूसिव अप्रोच करती है, अगर वो सिखिज़म से बढ़कर पंजाबियत की बात करती है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मकबूल हो पाएगी। क्योंकि पंजाब के जो असल इशू हैं, एक तो ये कि पंजाब में सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, पंजाबियत की बात अगर वो करती है, और जो पंजाब के रियल इशू हैं, जो पंजाब के अंदर जागीरदारी निज़ाम है, सरमायादारी निज़ाम की लूट मार है, मल्टीनेशनल कंपनी को लूट मार है, अगर वो इन चीज़ों को भी अपने मंशूर का हिस्सा बनाती है, तो मेरे ख्याल से जो पंजाब के अंदर किसान हैं, मजदूर हैं, निचले तबकात के लोग हैं, जो बेशक हिंदू जो हैं या मुसलमान हैं, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक है, उनकी हमायत भी हमें मिलेगी। लेकिन अगर खालिस्तानी तहरीक सिर्फ रिलीजियस सेंटीमेंट पर खड़ी रहती है, सिर्फ सिखी की बात ही करती है, मेरे ख्याल से इस तहरीक को फिर कामयाबी मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में खालिस्तानी तहरीक किस तरफ जाती है। खालिस्तानी तहरीक क्या अपने अंदर इंक्लूजन, अपने अंदर शमूलियत का, या अपने अंदर इस तरह का कुछ अप्रोच लेकर आती है कि उसको बाकी तबकात से भी हमायत मिले या ना मिले। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये कोशिश, ये वीलॉग पसंद आया होगा, जो मैंने खालिस्तानी तहरीक और आलमी हवाले से जो अभी ये सारा इशू चल रहा है इस पर करने की कोशिश की, समझने समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।